हेलो स्टूडेंट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर कि एबनॉर्मल बिहेवियर को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, कितने टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसमें सबसे पहला आता है मनस्ताप। मनस्ताप, ठीक है, मनस्ताप यानी कि न्यूरोसिस। मनस्ताप जिसे कि न्यूरोसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत न्यूरोसिस के अंतर्गत बहुत सारे मानसिक रोग आते हैं। वो क्या है? जैसे चिंता मनस्ताप, ठीक है, चिंता मनस्ताप यानी कि एंजाइटी न्यूरोसिस। ठीक, उसके बाद भय प्रतिक्रियाएं यानी कि फोबिया रिएक्शन। भय जो जिसे कहते हैं फोबिया। फोबिया भी बहुत टाइप्स का फोबिया होता है, हर चीज से अलग अलग तरह भय होता है, किसी को पानी से, किसी को आग से। तो फोबिया प्रतिक्रियाएं, ठीक है, फोबिया तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो उसी में आती है ये भय प्रतिक्रियाएं। इसके बाद आता है रूपांतरित प्रतिक्रियाएं। ठीक है, तो रूपांतरित प्रतिक्रियाएं में क्या है? कन्वर्जन रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शंस आते हैं। इसके बाद और कई एक और भी है इसमें, मनोविच्छेदी। इसके बाद आती है मनोविच्छेदी, मनोविच्छेदी प्रतिक्रियाएं। ठीक है, ये डिसोसिएटिव रिएक्शंस कहलाते हैं, मनोविच्छेदी प्रतिक्रियाएं। इसके बाद आती है मनोग्रस्तता, बाध्यता, प्रतिक्रियाएं। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन कंपल्सन। ठीक है, वो होती है मनोग्रस्तता, बाध्यता, प्रतिक्रियाएं, जिन्हें ऑब्सेशन कंपल्सन कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मनोविक्षिप्तता। दूसरे जो टाइप है बीमारी का, जैसे मनस्ताप है, उसके अंतर्गत ये सब आती है। उसके बाद आता है मनोविक्षिप्तता। अब इसके अंतर्गत अलग अलग मानसिक रोग आते हैं। तो मनस्ताप से ये मनोविक्षिप्तता थोड़ी ज्यादा जटिल और ज्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं। जो मनस्ताप की बीमारियां हैं ये थोड़ी कम गंभीर होती हैं, जबकि मनोविक्षिप्तता वाली बीमारियां बहुत गंभीर होती हैं। अब इसमें से कौन सी आती हैं देख लेते हैं। संभ्रांति विक्षिप्तता, जिसे पैरानॉइड भी कहते हैं। संभ्रांति विक्षिप्तता, इसे पैरानॉइड भी कहते हैं इंग्लिश में। सॉरी, इंग्लिश में इसे पैरानॉइड कहते हैं, हिंदी में संभ्रांति विक्षिप्तता होता है। इसके बाद आती है साइकोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें आती है साइकोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन। अब और कौन सी आती है इसमें? मैनिक रिएक्शन। ये सब मानसिक रोग हैं, ठीक है, इन नामों से जाने जाते हैं। मैनिक रिएक्शन,
संभ्रांति विक्षिप्तता यानी कि पैरानॉइड, फिर साइकोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन, उसके बाद मैनिक रिएक्शन। अब इसके बाद आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया, ठीक है, सीजोफ्रेनिया रिएक्शन। इसका हिंदी में भी नाम सीजोफ्रेनिया ही बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिया सीजोफ्रेनिया। इसके बाद जो ये बहुत ही जटिल और गंभीर मानसिक रोग हैं, सीजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड है ना, मैनिक रिएक्शंस, ये सब बहुत गंभीर बीमारियां हैं, ठीक है। एक मैनिक रिएक्शन है, एक है मैनिक डिप्रेसिव रिएक्शन, वो यहाँ पे मिस हो गया है। तो एक है मैनिक डिप्रेसिव, मैनिक डिप्रेसिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब पैरानॉइड, साइकोटिक डिप्रेसिव, मैनिक रिएक्शन, मैनिक डिप्रेसिव रिएक्शन और सीजोफ्रेनिया रिएक्शंस, इस तरह से ये मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत ये सब मानसिक रोग आते हैं। कुछ और अदर मानसिक रोग हैं जो सिंपल होते, इतने ज़्यादा भी जटिल नहीं होते हैं, लेकिन वो भी मानसिक रोग की कैटेगरी में रखे जाते हैं, वो अन्य में आ जाते हैं। अन्य डिसऑर्डर्स, तो उसमें कौन सी आती हैं? व्यक्तित्व विकृतियां, इसके अंतर्गत आती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो अन्य मनोविकार जो आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। और भी इसमें और भी जुड़े हैं, साइकोसोमैटिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, मनोदैहिक, मनोदैहिक विकृतियां, ठीक है। मनोदैहिक विकृतियां कुछ ऐसी होती हैं जो जिनमें जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उसका कारण क्या होता है, मानसिक, ठीक है। ऐसी जैसे रक्तचाप है, डायबिटीज है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मनोवैज्ञानिक कारणों से होती हैं, मानसिक रोगी कहलाते, मानसिक रोगों के कारण से होती हैं, वो है मनोदैहिक विकृतियां। इसके बाद आती हैं चारित्रिक, चारित्रिक विकृतियां, ठीक है, कैरेक्टर्स डिसऑर्डर्स, इसके बाद ये आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन। लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन DSM-4 ने वर्गीकृत किए हैं, उसके अंतर्गत बहुत अधिक रोगों को शामिल किया गया है, उसके बारे में भी उसके नाम अभी आपको बताएंगे। तो DSM-4 का वर्गीकरण, ठीक है। DSM-4 एक नवीन और वैज्ञानिक वर्गीकरण व्यवस्था है। DSM-4 से पहले DSM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसका वर्गीकरण पहले 2 आया, फिर 3 आया,
और फिर और सुधार हुए उसमें, लोगों ने मतलब और नए कुछ कमियां निकाली कि इसमें ये नहीं जुड़े हैं मानसिक रोग, तब उसका नया वर्गीकरण आया DSM-4। ठीक है, तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया उसकी बहुत प्रशंसा भी करी गई, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मानसिक रोगों को सम्मिलित किया गया। नए और बहुत से जो साधारण है, जो सामान्य से कुछ हटकर हैं, उन रोगों को भी शामिल किया गया है। तो इसका जो वर्गीकरण नया और वैज्ञानिक वर्गीकरण कहलाया, क्योंकि इसमें इसका वर्गीकरण बहुत विद्वानों ने मिलकर किया और इसे APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी सहमति प्रदान करी। तो यह इसमें बहुआयामी वर्गीकरण किया गया है, कई आयाम बताए गए हैं जिसके अंतर्गत कई तरह के मानसिक रोग हैं। पहला प्रथम आयाम, प्रथम आयाम में जो मानसिक रोग आते हैं वो इस तरह से हैं प्रथम आयाम में। ठीक है, जो ये प्रथम आयाम है, इसमें जो ये मानसिक रोग आते हैं उनमें सबसे पहला आता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में निदान की गई विकृतियां। ठीक है, यानी कि जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था में कोई भी विकृतियां होती हैं मानसिक रूप से, उनका अगर कोई ट्रीटमेंट होता है वो इस कैटेगरी में रखी जाती हैं। ठीक है, जो इन तीनों एजों में जो बहुत ही स्टार्टिंग की एज है उसमें अगर कोई मानसिक रोग, कोई विकृतियां हुई अगर मामूली भी, तो उनका जो निदान किया गया वो विकृतियों को इसकी कैटेगरी में रखा गया। इसके बाद आती है समायोजन विकृतियां, यानी कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, जो एडजस्टमेंट करने में लोगों में डिसऑर्डर्स होते हैं, समायोजन करने में जो डिसऑर्डर होते हैं वो इसके अंतर्गत रखा गया। इसके बाद आया आवेग नियंत्रण विकृतियां। आवेग नियंत्रण विकृतियां यानी कि इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स। तो जो आवेग यानी कि जो क्रोध व्यक्ति जो कभी कदार व्यक्ति में प्रदर्शित होता है, अचानक से उसके अंदर बहुत आवेग उत्पन्न हो जाता है, अब वो विकृतियां इस टाइप की, उनको कंट्रोल करने वाली उपचार, ये विकृतियां इस कैटेगरी में रखी गई। इसके बाद आती चिंता विकृतियां। ठीक है, एंजाइटी विकृतियां। इसके बाद आती है मनोविच्छेदीय विकृतियां। तो आवेग विकृतियां जिसमें होती हैं तो उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति है ना, अपराध की, छोटे मोटे अपराधों की प्रवृत्ति, इस टाइप की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा आती हैं चिंता विकृतियां। तो इसमें क्या है, इसमें चिंता कारण व्यक्ति, चिंता के कारण क्या होता है, शुद्धता उत्पन्न हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो उसके इसका मतलब प्रभाव उसकी मानसिक पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके अंदर कुछ असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है मनोविच्छेदी विकृतियां। तो इसमें वे मानसिक रोग आते हैं जिनका लक्षण मनोवैज्ञानिक विच्छेदन है। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जिनका लक्षण मनोवैज्ञानिक विच्छेदन होता है। इसके बाद शारीरिक लक्षणों से युक्त विकृतियां। तो इसमें वो विकृतियां आती हैं जिनमें कुछ शारीरिक सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं शारीरिक जिसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है, जो मनोवैज्ञानिक रीजन से होती हैं। ठीक है, ये शारीरिक लक्षण दिखते हैं लेकिन होता मानसिक प्रभाव से है। इसके बाद आती है मनोविदिलता एवं विक्षिप्ति विकृतियां, यानी कि इसमें सिजोफ्रेनिया और विक्षिप्ति और उससे थोड़ी और विक्षिप्ति विकृतियां शामिल करी गई हैं। इसके बाद आती है मन स्थिति विकृतियां। ठीक है, तो मन स्थिति विकृतियां में क्या आती है, इसमें इस वर्ग के अंतर्गत रोगी, जिन रोगियों की मन स्थिति में उतार चढ़ाव से संबंधित, जिनकी मन स्थिति में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, इस तरह की विकृतियां शामिल करी गई है। इसके बाद आती है लैंगिक विकृतियां। लैंगिक विकृतियां कौन सी होती हैं, जिसमें कामुकता आदि संबंधित विकृतियां जोड़ी गई हैं। इसके बाद आती है भोजन संबंधी विकृतियां। इसमें या तो व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है या बिल्कुल नहीं कर रहा होता है, जिसका कारण मानसिक रोग ले लिया जाता है, वो भोजन संबंधित विकृतियां जोड़ दी गई हैं। इसके बाद आती हैं
कौन सी? साधारण चिकित्सीय दशा से उत्पन्न विकृतियां। जैसे कोई किसी का कोई ट्रीटमेंट लंबे समय से चल रहा है, उसका जो प्रभाव उसके मानसिक रोगों पर पड़ता है, इस टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, जो साधारण चिकित्सीय दशा से उत्पन्न काफी लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट चलने के कारण कुछ डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, उनको रखा गया है। अब इसी प्रथम आयाम में जो भी बताई थी विकृतियां, उसके आगे की जो विकृतियां हैं वो क्या है? मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकृतियां। तो इसमें क्या आती है? मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मदिरा पान, अल्कोहल या अफीम आदि के अधिक सेवन से जब कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वो मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकृतियों के अंतर्गत आता है। इन रोगों की उत्पत्ति से व्यक्ति का समायोजन, जब अधिक मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति के क्या होते हैं? समायोजन की जो क्षमता होती है, एडजस्टमेंट की जो वो होती है, वो खराब हो जाती है, कुसमायोजन हो जाता है। ऐसी मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं मादक द्रव्यों के अधिक सेवन से। अब दूसरी क्या आती है? कृत्रिम विकृतियां। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी जानबूझकर ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह बीमार है। वो कृत्रिम विकृतियां, क्योंकि लोगों का टेंशन पाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह इस तरह का दिखाता है कि वह बीमार है। कुछ ऐसे शारीरिक रोग दिखाएगा कि यहाँ दर्द, वहाँ, लोगों का टेंशन पाने के लिए अपने आप को बीमार दिखाता है, उसे हम कृत्रिम विकृतियों के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है प्रलाप व मूर्छा और चित्त विक्षेप या स्मृति हास। तो इसमें स्मृति हास में जैसे डिमेंशिया, ये सब नहीं होते मानसिक रोग जिनको भूलने की आदत हो जाती है, वो रखी गई हैं। और प्रलाप व मूर्छा जैसे कि बहुत ज्यादा दुख में मूर्छित हो जाना, चित्त विक्षेप, अपना होश ही नहीं रहना कि कहाँ पर है, क्या है, कैसे है। और डिमेंशिया जो कुछ साधारण और उसमें कुछ जटिल भी मानसिक रोग शामिल हो जाते हैं, और इसी के अंतर्गत संज्ञानीय विकृतियां भी रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद है इसी प्रथम आयाम में नैदानिक अवधानों पर केंद्रित अवस्थाएं। तो जो नैदानिक अवधान है, उन पर कुछ केंद्रित अवस्थाएं, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। इसके बाद है नींद विकृतियां, क्योंकि अनिद्रा के कारण बहुत से मानसिक रोग होने की संभावना होती है। तो नींद तो बहुत आवश्यक होती है। अगर नींद पूरी नहीं हुई, जिसके अंदर अनिद्रा की समस्या होती है, तो उसको भी नींद विकृतियों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है द्वितीय आयाम। द्वितीय आयाम में क्या आता है? मानसिक मंदन एवं दुर्बलता। मानसिक मंदन से तात्पर्य ऐसे इसमें व्यक्ति, बच्चों को रखा शामिल किया गया है जो कम बुद्धि के या उससे अल्प बुद्धि या उससे थोड़ी ज्यादा और उससे थोड़ी ज्यादा या बहुत जड़ बुद्धि के जिसे कहते हैं, उन बच्चों को, उन लोग व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है जिनके अंदर मानसिक मंदन या मानसिक दुर्बलता होती है। ठीक है, इसके बाद आती है व्यक्तित्व विकृतियां, यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की जो डिसऑर्डर्स है, उसके बहुत सारे रोग हैं, मानसिक रोग हैं। ठीक है, इसके भी कई एक मानसिक रोग बताए गए हैं इस DSM-4 वर्गीकरण में। ठीक है, इसके बाद अभी तृतीय आयाम और चतुर्थ आयाम में भी कुछ मानसिक रोग हैं। ये क्लासिफिकेशन है DSM-4 का। ठीक है, DSM-4 ने ये क्लासिफिकेशन दिया है मानसिक रोगों का। तृतीय आयाम में कुछ चिकित्सीय दशाएं का वर्गीकरण किया गया है। इसमें यह देखा गया है कि मानसिक रोगी होने से पहले उसके अंदर और कौन से रोग थे, है ना। कुछ चिकित्सीय दशाओं के जरिए इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि मानसिक रोगी होने से पहले उसका रक्तचाप कैसा था, कोई शुगर, डायबिटीज आदि उसको रोग तो नहीं थे। ये सब तृतीय आयाम के अंतर्गत रखा गया है। हृदय रोग, टीबी रोग आदि का आकलन किया जाता है, देखा जाता है कि कोई उसको उससे पहले कोई इस तरह का रोग तो नहीं था,
तो तृतीय आयाम में चिकित्सीय देखा जाता है कि कोई इससे पहले कोई चिकित्सीय इसके पास्ट तो नहीं था, ये हम लोग तृतीय आयाम में देखते हैं। इसके बाद आता है चतुर्थ आयाम। चतुर्थ आयाम में उन समस्याओं का वर्णन किया जाता है जो वातावरण से संबंधित होती हैं, ठीक है, जो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा उसके मानसिक रोगों में, इस तरह का देखा जाता है चतुर्थ आयाम में, ठीक है। और उन संबंधित पर उनका क्या रिजल्ट, समस्याओं के रोग के निदान में क्या, किस तरह से उनका निदान किया जाए, जो वातावरणीय प्रभाव क्या पड़े हैं, उनके निदान को देखा, व्यवस्था को देखा जाता है इस चतुर्थ आयाम में। पंचम आयाम, इसके बाद आता है पंचम आयाम। इसमें समायोजी कार्य अथवा प्रकारों का विवरण देखा जाता है कि समायोजी कार्य और प्रकार क्या थे। इस तरह से 5 आयामों में वर्गीकृत किया गया है DSM-4 को, ठीक है। अब ये वर्गीकरण DSM-4 का था, ये WHO द्वारा भी प्रमाणित वर्गीकरण बताया गया है।